बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ इनर ईयर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस वर्क फॉर डे 4 में ईयर का आउटर पार्ट एंड मिडल पार्ट जो था उसकी डिस्कशन की थी। आज स्टूडेंट्स हम इनर ईयर की डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम उन पार्ट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो कि बॉडी बैलेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब वर्क फॉर डे 4 में ईयर की डायग्राम बनाई गई थी, उस डायग्राम में मैंने 80% जो डायग्राम थी वो ड्रॉ की थी। बाकी आप पेज नंबर 46 पर देखें तो जो पोर्शन ड्रॉ नहीं किया था वही पोर्शन बॉटम पे आपको अलहदा बना हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि इनर ईयर का है, और उसी पोर्शन की डायग्राम को मैंने वाइट बोर्ड पे आपके सामने मेंशन कर दिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इनर ईयर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इनर ईयर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल। कैनाल का मतलब क्या है जी? ट्यूब हम लिख सकते हैं कैनाल को, कनाल बल्कि वर्ड क्या है? कनाल। कनाल को ट्यूब भी कहा जाता है। सो आप ये देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये एक्चुअल में 3 ट्यूब्स होती हैं जो कि एक्चुअल में इनर ईयर के पार्ट में हैं, जिनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल का नाम देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इज वेस्टिब्यूल। क्या पार्ट है जी? वेस्टिब्यूल। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोक्लिया। क्या वर्ड है जी? कोक्लिया। आप ये देखिए, जिस तरह हमने आई में पढ़ा था कि रेटिना वो पार्ट होता है जहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और इमेज फॉर्मेशन होती है, इसी तरह कोक्लिया वो पार्ट है जहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और प्रॉपरली साउंड की जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में यहाँ पर होती है। ठीक है, इतनी डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया गया इनर पार्ट, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रीड करते हैं और इसके साथ ये मैं आपको बताता चलूं कि वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल और ट्यूब ये वो पार्ट हैं जो कि एक्चुअल में बॉडी बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं। बेसिकली इनका काम मेंटेनेंस का होता है, जो कि बॉडी की मेंटेनेंस है, और ये वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल का काम है। ठीक है, चलिए पहले इनर ईयर की डिस्कशन करते हैं, बल्कि रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 46 बॉटम। इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। पहले वेस्टिब्यूल के बारे में बताया गया कि वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर ईयर। आप देख सकते हैं ये पूरी डायग्राम इनर ईयर की है। ठीक है, ये डायग्राम, इसका फर्स्ट पोर्शन ये है, लास्ट पोर्शन ये है, तो बिल्कुल सेंटर में जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। इसको क्या नाम दिया जाता है? इनर पोर्शन को वेस्टिब्यूल। ठीक है, अच्छा जी। 3 canals called
सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू दी वेस्टिब्यूल। पोस्टीरियर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लास्ट पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर, जो पहला पार्ट होता है उसको एंटीरियर का नाम दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जी कि जो इनर ईयर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी एंटीरियर पार्ट इट इज कॉल्ड कोक्लिया, ठीक है। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है इट इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर ट्यूब और कैनाल, ठीक है जी। अच्छा, और 3 है ये वो उन्होंने बता दिया है। द कोक्लिया इज मेड ऑफ 3 डक्ट एंड रैप इटसेल्फ इनटू अ कॉइल ट्यूब। ये ट्यूब कॉइल होती है, रैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर इनकी रैपिंग होती है, ये आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये 3 ट्यूब्स हैं जो कि एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हैं और रैप हुई हैं, ठीक है। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया, यानी जो मिडल डक्ट है, इसके मिडल से मुराद ये होगा ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो ये जो सेंटर है जिसको हाईलाइट किया गया है यहां पे एक्चुअल में क्या मौजूद होते हैं जी, सेंसरी सेल्स। किस में मौजूद हैं जी, मिडल डक्ट। सेम डक्ट को भी क्या कहा जाता है जी, ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूब, ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स आपके पास छोटा सा इनर ईयर का पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, राइट अ नोट ऑन इनर ईयर। आपने ये लॉन्ग छोटा सा पार्ट है इसको लिखना है और इसके साथ ये डायग्राम जो है ये आपने ड्रॉ करनी है। अब आगे चलते हैं जी, द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, कि सुनने का जो अमल है ये कैसे होता है। सिंपल, अब हम जितने पोर्शंस अभी तक डिस्कस किए हैं यानी आउटर, मिडल एंड इनर, उन सब के बेसिक पार्ट्स जो हैं वो ऐड होंगे और हम बात करेंगे। जैसे हमने ये कहा था, बात हमारी यहां से स्टार्ट हुई थी, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, हियरिंग, कि सुनना कैसे अमल में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल पार्ट होता है विच इज कॉल्ड पिन्ना। ये फोकस करता है तमाम की तमाम साउंड वेव्स को और लेकर आता है कहां पर जी, ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल तक जब ये आती हैं वेव्स तो ये इसको फर्दर आगे लेकर जाती हैं एयर ड्रम विच इज आल्सो कॉल्ड टेपनम। ये हमारा आउटर ईयर था, ठीक है। फिर ईयर ड्रम के साथ हमने देखा था कि अटैच थी मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 बोन्स थी जिनको हमने कंबाइन करके मिडल ईयर ऑसिकल्स का नाम दिया था। एंड द 3 बोन्स आर मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, यानी 1 बाय 1 साउंड वेव्स जो हैं इनके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। थ्राइस ऑफ द बोन्स आर मूवेबल, ठीक है। और फिर यहां से साउंड जो है वो ओवल विंडो तक जाएगा और फिर यहां से स्पेसिफिक वे से ये कोक्लिया तक जाएगा, ठीक है। अब कोक्लिया क्या है जी, कोक्लिया एक्चुअल में हमारे पास एक मिडल डक्ट होगी कोक्लिया की जहां पर सेंसरी क्या मौजूद होंगे, सेल्स। वो सेंसरी सेल्स क्या करेंगे, यहां पर साउंड वेव्स के मैसेज को, जो मैसेज आया है उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके उसको ब्रेन तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि एक्चुअल में हियरिंग का प्रोसेस करता है, वो भी सेम आपने सेरिब्रम में पढ़ा था, उसके लॉब्स में आप जाके देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक लॉब है जो कि हियरिंग का प्रोसेस करता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक वे से आप कह सकते हैं कि हियरिंग जो है यानी सुनना या सुनने का जो अमल है वो कंप्लीट होता है।
इसको देखते हैं पेज नंबर 47। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉन्ग भी कह सकते हैं एंड शॉर्ट भी, ठीक है। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है। द पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर है यानी पिन्ना, फोकसेस एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। द साउंड वेव्स स्ट्राइक ईयर ड्रम, किसके ऊपर टकराएंगी? ईयर ड्रम पर, एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन इट, और क्या जनरेट होंगी जी? वाइब्रेशन। आपको पहले भी बताया था कि जो ईयर ड्रम है, जिसको एक्चुअल में हम टेपनम भी कहते हैं, यकीनन टेपनम, यस, TYMP, जिसको हम टेपनम भी कहते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। अब एक्चुअल में जो ईयर ड्रम यानी टेपनम है, इट इज लाइक अ ड्रम, ठीक है, वर्ड से पता चल रहा है, ईयर, कान, ड्रम। इसके ऊपर जैसे ही साउंड वेव्स आके स्ट्राइक करेंगी तो वहां पे क्या जनरेट होगी? वाइब्रेशन। उसकी एग्जांपल इसी तरह आपको दी थी कि अगर एक ड्रम है, उसके ऊपर अगर आप अपने हाथ को, अपने हैंड को जोर से मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या जनरेट होता है? साउंड। इसी तरह जैसे ही एयर ड्रम या टेपनम के ऊपर साउंड वेव्स आके स्ट्राइक करेंगी तो यहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होगी। अब ये वाइब्रेशन क्या करेगी जी? फ्रॉम ईयर ड्रम द वाइब्रेशंस स्ट्राइक मिडल ईयर, यानी ये जाके मिडल ईयर के साथ स्ट्राइक करेगी और प्रोड्यूस होंगी फर्दर वाइब्रेशंस इन द मिडल ईयर ऑसिकल्स, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो जो हमारे पास तीन बोन्स हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है, MALLEUS, ठीक है, ई ही है, वो थोड़ा सा साइड से बनाया नहीं। चलिए, फ्रॉम स्टेप्स, अब स्टेप से क्या होगा? वाइब्रेशन स्ट्राइक करेगी कहां पर जी? ओवल विंडो पर, एंड देन रीच द फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। अब यहां पे एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि एक्चुअल में कोक्लिया का जो मिडल ईयर है, मिडल डक्ट है, इस मिडल डक्ट के अंदर एक्चुअल में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है और ये फिल्ड हुआ होता है। जैसे ही साउंड, जो वाइब्रेशन आ रही है, बल्कि वो वाइब्रेशन आकर इस फ्लूइड के साथ अटैच होगी या इसके ऊपर स्ट्राइक होगी। स्ट्राइक होने पर ये जो फ्लूइड है एक्चुअल में ये रिजेंबल करेगा, ये अट्रैक्ट होगा सेंसरी सेल्स की तरफ। तो क्या लिखा गया जी? द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया इज मूव्ड, ठीक है, और रिसेप्टर सेल्स जो हैं यहां पर स्टिम्युलेट होंगे। जो रिसेप्टर सेल्स हैं जनरेट करेंगे एक नर्व इंपल्स को, अ नर्व इंपल्स विच ट्रेवल टू द ब्रेन, जो इसको लेकर ब्रेन तक जाएंगे, एंड इज इंटरप्रेटेड एज साउंड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स तशरीह करना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, वजाहत कह लीजिए। तो ये जो सारी वजाहत है ब्रेन में, ये जाकर साउंड की होगी। तो ये मैसेज जो है एक्चुअल में यहाँ से कोक्लिया के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर सेल्स हैं, जिनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जा रहा है, वो लेकर जाएंगे, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास था प्रोसेस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का अमल। अच्छा, इसके नीचे आपको एक पिंक कलर का पैराग्राफ नजर आ रहा है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। साउंडलेस वर्ल्ड, यानी ऐसी दुनिया जहां पर अगर साउंड ना हो। अगर हम इसको सिर्फ एक फर्द के लिए, एक सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए ले लें, तो हम इसको वर्ड देते हैं डेफ। डेफ वर्ड यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता, यानी जिनको आवाज नहीं आती, ठीक है। और वैसे इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इट इज कॉल्ड डेफनेस। तो आप देख सकते हैं, डेफनेस इज अ स्टेट इन विच हियरिंग इज नॉट पॉसिबल, जिसमें सुनना मुमकिन नहीं होता। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो अफेक्टेड होते हैं जिस वजह से डेफनेस होती है।
इन पार्ट्स को याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं जी। द डिफेक्ट ऑफ ईयर ड्रम, अगर कोई प्रॉब्लम ईयर ड्रम में है, कोक्लिया जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिडल ईयर ऑसिकल्स जो बोन्स हैं हमारे पास, या ऑडिटरी नर्व में कॉज डेफनेस, इनकी वजह से जो है एक्चुअल में क्या हो सकती है, डेफनेस। इन्फेक्शन इन यूस्टेशियन ट्यूब में स्प्रेड टू मिडल ईयर टू, अगर किसी वजह से यूस्टेशियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि एक्चुअल में वो किससे कनेक्टेड है, उसका कम्युनिकेशन जो है वो नेजल कैविटी से है, तो इन्फेक्शन होने की रीजन बन सकती है, कोई भी कॉज बन सकता है, ठीक है। ईयर ड्रम में बी डैमेज्ड बाय एन इन्फेक्शन इन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल में भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से मुराद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक इजीली रसाई है किसी भी ऐसे मटेरियल की, ऐसे ऑब्जेक्ट की, या डस्ट पार्टिकल्स की, या इंसेक्ट्स की, जिसमें इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं। या इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं इन्फेक्शन होने की एक बेसिकली रीज़न ये भी होती है कि एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कानों में चाबी या इसके अलावा कोई भी पॉइंटेड चीज़ जो नोकदार होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन होने की रीज़न बढ़ सकती है, या इन्फेक्शन प्रॉपरली हो सकता है। या इसके अलावा उन्होंने बताया जी एक्सेसिव नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर, स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन चीक, मतलब कि गालों को बार बार खींचना, खींचने से मुराद कि बार बार इनका इस्तेमाल करना, इनको यूज़ करना, ज़्यादा बोलने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा चबाने की वजह से, जो हार्ड फूड होता है, सख्त खाना, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताई, पेंसिल हो सकती है, ठीक है, चाबी यानी की हो सकती है, एटसेट्रा। ये एंटरिंग ऑडिटरी कैनाल एंड अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स में आल्सो अफेक्टेड हियरिंग, या अगर किसी वजह से इंसेक्ट, किसी भी किस्म के जो हशरात हैं डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, अगर उन्होंने अटैक कर दिया है, तो ये वो तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको डेफनेस हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें से स्टूडेंट्स आपने बेसिकली 2 पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निकाल लेने हैं और एमसीक्यूज के तौर पे इस पैराग्राफ को देखना है। अब आगे चलते हैं जी। ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, के कान, हमारे जो कान हैं, ईयर्स हैं, ये हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि सेमी सर्कुलर कैनाल नंबर 1 एंड द सेकंड इज वेस्टिब्यूल, ये 2 ऐसे पोर्शन हैं इनर ईयर के जो कि बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जब हमने इनर ईयर पढ़ा था तो इनर ईयर में प्रॉपरली इनका फंक्शन नहीं बताया गया, सिर्फ लोकेशन बताई गई थी। तो यहाँ पे हम इनका फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इनर ईयर की जब आप थ्योरी स्टूडेंट्स लिखेंगे तो इनर ईयर की थ्योरी लिखने के बाद, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये वाला पैराग्राफ आप ऐड करेंगे, तब आपका इनर ईयर का लॉन्ग कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ द मेंटेनेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर इन द मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ बॉडी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, तो ये आपके बॉडी का क्या बनाते हैं जी, बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन सेंसरी नर्व्स, इनके ऊपर क्या मौजूद होती हैं जी, सेंसरी नर्व्स, विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। आप अगर हेड की कोई भी मूवमेंट करते हैं अपने सर की, तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं, उसकी डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरह वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ बॉडी। पोस्चर मतलब जो भी आप बॉडी के पोस्चर्स बनाते हैं, जितने भी बात करते वक्त आप बना रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये सारी मेंटेनेंस जो है ये फिलवक्त बॉडी की वेस्टिब्यूल करता है। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज 2 रिसेप्टर्स, जो न्यूरॉन्स यहाँ से आते हैं, इनसे रीच सेरिबेलम,
व्हाट इज सेरिबेलम? सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हमने पढ़ा था हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सेरिबेलम का अगर आप जाके फंक्शन देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मसल मूवमेंट, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि दीज 2 रिसेप्टर्स रीच सेरिबेलम थ्रू दी ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व के थ्रू सेरिबेलम तक ये रिसेप्टर्स जाते हैं और सेरिबेलम जो है एक्चुअल में ये सारी चीज ब्रेन का वो पार्ट है जो कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि एक्चुअल में हमारे पास जो ईयर है वो क्या है। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ईयर का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, अगर आप इसके स्टार्ट में जाकर देखें तो आपको पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन करवाया गया था वो ये था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेम देम। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि वो जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि दे आर 2 टाइप्स, उसमें जो फर्स्ट टाइप थी नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से रिलेटेड, वो आज इस टॉपिक तक ईयर के कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हम वर्क फॉर डे 6 स्टार्ट करेंगे तो हम बात एक्चुअल में करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की, कि ये तो वो पार्ट्स थे जिनको हमने इजीली समझ भी लिया, हमें इनकी कुछ ना कुछ लोकेशंस भी समझ आ गई, बल्कि काफ़ी हद तक हमें इनकी ये बातें समझ आ गई। क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट्स हैं जिनको बेसिकली हमने देखा भी हुआ है, इनके कुछ फंक्शंस हमें कुछ समझ भी आते हैं, ठीक है, फिजिकली तौर पे। लेकिन जब अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वर्क फॉर डे 6 में केमिकल कोऑर्डिनेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रेलिवेंट बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो होपफुली आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी और ना ही सीखी होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है वर्क फॉर डे 5 का। इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 6 में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नर्वस सिस्टम की डिस्कशन को कंप्लीट किया था और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था वर्क फॉर डे 5 में इनर ईयर, द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, उसके अलावा साउंडलेस वर्ल्ड एंड ईयर मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस और बैलेंस ऑफ द बॉडी। मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि ये जो टॉपिक हम वर्क फॉर डे 6 में स्टार्ट करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, लेकिन इसको आपने बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को सुनना है जितने भी वर्क फॉर डेज में ये चलेगा, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल में वो बेस बनाएगा इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसमें आपको काफ़ी हद तक ये सीखने को और समझने को मिलेगा
कि क्यों अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का ये शर्फ और ये लक़ब अता किया है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? देखिए, आपकी बॉडी में बहुत से ऐसी वर्किंग हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके हो रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बात कर लीजिए रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, हमने ये कभी सोचा ही नहीं। नो डाउट रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ टच हमने 9th क्लास में किया था इस टॉपिक को, और इससे रेलिवेंट चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नो डाउट वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो हमने सीखा था। इसी तरह जो आपकी बॉडी की ग्रोथ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ज़िंदगी में। वो बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है? एक बच्चा है बाय बर्थ, वो जब पैदा होता है फर्स्ट डे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फूड को एज अ न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बच्चे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वक्त के साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसका कद भी निकल आता है। यानी वो ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका कद कैसे निकल रहा है। कभी कभार होता है कद छोटा रह जाता है, कभी कभार बहुत ऊंचा हो जाता है। ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये एक्चुअल में ये सब हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। और ये अभी एक छोटी सी बात है जो मैंने आपके सामने की है। इसी तरह हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें प्रॉपरली डिस्कस किया था कि कैसे किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उसके साथ साथ किडनी इतनी इम्पॉर्टेंस रखती हैं कि वो हमारी बॉडी से यूरिन फॉर्मेशन करवाती हैं। ठीक है, नो डाउट वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था वो चैप्टर, लेकिन उसमें एक टॉपिक था डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो आपकी बॉडी फिर भी बैलेंस रहती है। वहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल रमज़ान की ली थी कि जैसे रमज़ान में हम सुबह में पानी पीते हैं और उसके बाद शाम को अफ्तार के वक्त हम जूसेस या वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारा दिन कैसे हमारी किडनी ये काम करती है कि आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस रहता है। फिर आपने इस चीज़ का भी अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा कि रमज़ान में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कंसंट्रेटेड होती है, और इससे रेलिवेंट सारी बात हमने जो चैप्टर था हमारा प्रीवियस उसमें हमने डिस्कस की थी। लेकिन सिर्फ किडनी रोल प्ले नहीं करती, बल्कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि किडनी से ये काम करवाते हैं, और उन्हीं की डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। सो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इससे रेलिवेंट कुछ बात आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट बोर्ड में मेंशन की है, और उसी बात को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? देखिए, बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स के साथ कम्युनिकेट करवाता है। कुछ केमिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिकेट करेंगे तब ही आपकी बॉडी में बहुत से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होंगे। ठीक है, और इन केमिकल्स को एक नाम दिया जाता है कॉल्ड हॉर्मोन्स। ठीक है, इन्हें क्या नाम दिया जाता है? हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम, या आप इसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम दे सकते हैं, या तो हम इसे सिस्टम कहेंगे या ग्लैंड्स। ठीक है, इनका काम क्या है कि इन्होंने कुछ केमिकल्स के साथ कम्युनिकेट करना है और कुछ इंपॉर्टेंट रोल आपकी बॉडी में प्ले करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन केमिकल्स को हम नाम दे चुके हैं हार्मोन्स। अब सवाल ये है कि अगर ये हमारी बॉडी में मौजूद हैं तो हमें क्यों नहीं पता चलता? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, अगर आप फूड खा रहे हैं तो आपको पता है कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ट्यूब से बना हुआ पूरा सिस्टम है। कहीं पे वो ट्यूब थिन हो जाती है लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहीं पे वो एक्सपैंड हो जाती है वो ट्यूब लाइक स्टमक।
तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हमारी पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें उसका नॉलेज है। लेकिन याद रखिए हार्मोन्स के बारे में पहली बात कि दे आर डक्टलेस, यानी इनको चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी ट्यूब की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये, अगर ये ट्यूब में से ट्रैवल नहीं करते, ये डक्टलेस हैं, ट्यूबलेस हैं, तो ये फिर कैसे ट्रैवल करते हैं? याद रखिए जितने भी हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं। ब्लड स्ट्रीम से मुराद स्ट्रीम नदी को कहा जाता है। ब्लड स्ट्रीम से मुराद यहाँ पे आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है आपकी बॉडी में, उसकी बात की जा रही है। इट मीन्स डैट कि हमारी बॉडी में जितने भी आप कह लीजिए हार्मोन्स हैं, मोस्टली उनमें से डक्टलेस हैं, ठीक है, और ये ब्लड में वर्क करते हैं, यानी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और जिधर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एक्सोक्राइन भी होते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे वर्ड एंडो आपको समझ आ गया होगा, एंडो का मतलब यहाँ पे क्या होगा जी, इनसाइड। इसी तरह एक वर्ड क्या है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब कि ये वो हार्मोन्स होंगे, वो केमिकल्स होंगे जिनको मजबूरन चलने के लिए डक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और होपफुली इनके बारे में 9th क्लास में हमने पढ़ा था। चैप्टर 8 था न्यूट्रिशन का, स्टमक का टॉपिक था। स्टमक की जब हम स्टमक में डाइजेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात की थी, लाइक गैस्ट्रिक जूस, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वो एक्चुअल में एक हार्मोन था, एक केमिकल था जो स्पेसिफिक वे से ट्रैवल करके आता था और डाइजेशन में हेल्प आउट करता था। तो बेसिकली हमारे पास एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन 90% टॉपिक अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम का है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। पहले पेज नंबर 47 के बॉटम पे आप आ जाइए। एंडोक्राइन सिस्टम, द एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार कैसे बैलेंस रहती है, वो मेंटेनेंस कैसी रहती है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है वो। नीड टू बी रेगुलेटेड, इनकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। यही वर्ड रेगुलेशन का हमने एक चैप्टर होम्योस्टेसिस था वो पढ़ा था कि बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है। सो स्टूडेंट्स ये सारे काम एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करता है। दिस सिस्टम यूजेस केमिकल टू कम्युनिकेट विद इट्स अफेक्टर्स, और इसमें केमिकल्स जो हैं वो एक्चुअल में कम्युनिकेट करेंगे इफेक्टर्स के साथ, और इन केमिकल्स को क्या नाम दिया गया है, हार्मोन, ठीक है जी। ये बात थी इंपॉर्टेंट जो आपने समझनी थी। अब आप हार्मोन की डेफिनेशन को मार्क करिए। अ हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर, ये एक मैसेंजर है और मॉलिक्यूल होगा जो सिंथेसाइज्ड होता है और सेक्रीटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी इसको सिंथेसाइज करना, तैयार करना और सेक्रीट करना, भेजना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम। ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस, ये डक्टलेस होते हैं, एंड रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये डायरेक्टली जो हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में। अब ब्लड जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा तो उस पार्ट तक लेकर जाएगा इन केमिकल्स को, इन हार्मोन्स को, जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। आगे यही लिखा गया कि ब्लड कैरीज द हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू, यानी अगर इनकी ऑर्गन में ज़रूरत है या टिश्यूज में ज़रूरत है तो ये टारगेट पॉइंट पे लेकर जाएंगे, अपॉन विच दे एक्ट, जहां पर ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स ब्लड स्ट्रीम तक तो 2 पॉइंट्स हार्मोन का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। राइट साइड के पैराग्राफ में आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसे रीड कर लीजिए, होपफुली वो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे। पहला डिफाइन हार्मोन, सेकंड
डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, लीजिए आप पेज नंबर 48 पर आ जाइए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये मिकदार में यानी कंसंट्रेशन में बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें जो प्रोवाइड किए गए हैं वो 6 हैं। ठीक है, हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो पहला इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास मौजूद है, इट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पहली बात हमें इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए और इसके बारे में कि इसकी शेप कैसी है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, इट इज अ पी शेप स्ट्रक्चर। जिस तरह मटर का दाना होता है पी का, इस तरह का इसका साइज और इसकी शेप होती है, और ये अटैच होता है आपके ब्रेन के एक पार्ट के साथ which is called hypothalamus. And keep in your mind very well about that कि hypothalamus is the part of forebrain. ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग करेंगे फिर ये स्टार्ट होगा। It is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of brain. ये MCQ हो जाएगा। Many hormones, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। कौन से जी? ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। ट्रॉफिक का मतलब यहाँ पे आप कह लीजिए ग्रोथ होगा। ठीक है, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सेक्रेशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स, यानी ये अपनी तो सेक्रेशन करता ही करता है, बाकी दूसरे ग्लैंड्स को भी स्टिम्युलेट करता है कि वो सेक्रीट हों। However, some hormones of this gland act directly on various tissues of body. बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज पे ये खुद काम करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं इनके लॉब्स होते हैं। लॉब्स का मतलब हिस्से, लॉब्स का मतलब हिस्से। इसके बेसिकली 2 लॉब हैं, लॉब्स हैं। पहला एंटीरियर यानी ऊपर वाला हिस्सा, पोस्टीरियर निचला हिस्सा। ठीक है, एंटीरियर में हम 2 तरह के हार्मोन्स की बात करेंगे। पहले का नाम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। क्या वर्ड है? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसका मीनिंग अभी मैं आपको बता देता हूं। एंड द सेकंड वन इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि आपको ये बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लाइक सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की शक्ल में, और दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। दैट्स व्हाई इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिए, T स्टैंड फॉर थायराइड है और ये एक अलग से ग्लैंड है। इसी पेज के बॉटम पे आप देखें तो आपको थायराइड ग्लैंड लिखा हुआ नजर आएगा। और एक बात एडिशनल बताता चलूं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये था एंटीरियर लॉब। अब आ जाइए पोस्टीरियर लॉब की तरफ। ये भी 2 तरह के हार्मोन हैं जो रिलीज होंगे। पहला है जी वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्या वर्ड है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। इट इज रिलेटेड टू किडनी, जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये उससे रिलेटेड है। एंड द नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। क्या वर्ड है? ऑक्सीटोसिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल हार्मोन। सो स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 में सिर्फ एंटीरियर लॉब की डिस्कशन करेंगे। इट इज सो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, इसको समझने की कोशिश करें, और टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। पहली बात, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो एक पूरा वर्ड है, इसमें हार्मोन का मतलब तो केमिकल हो गया। दूसरा, सोमैटोट्रोफिन का क्या मतलब? देखिए, सोमैटो वर्ड जो है ये एक्चुअल में आता है सोमैटिक सेल से, और सोमैटिक सेल्स के बारे में हमने 9th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ा था कि दैट टाइप ऑफ सेल्स आर आल्सो कॉल्ड जनरल बॉडी सेल्स। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं आम,
उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जो कि 199 टाइप्स के थे अगर आपको याद हो, ठीक है। और इनमें हमेशा माइटोसिस अकर होती थी। सो स्टूडेंट्स, सोमैटिक सेल से वर्ड आया सोमैटो, और ट्रॉफिन का मतलब है ग्रोथ, यानी जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं उनके ग्रोथ की बात हो रही है, और ये हार्मोन ये काम करवाता है। देखिए, अगर एक इंसान है और उसकी एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है एज के साथ साथ, तो हम ये कहते हैं जी कि ग्रोइंग एज में या ग्रोइंग एज में ये लड़का है, इसकी ग्रोथ सही हो रही है। लेकिन अगर किसी वजह से ग्रोइंग एज में ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, तो ये एक्चुअल में एक डिजीज बन जाता है, और यही डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो 3 तरह के डिजीजेस हैं, लेकिन हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज ड्वार्फिज्म, और इसको ड्वार्फनेस भी कहा जाता है। उर्दू में इसको बोनापन कहा जाता है। बोनापन से मुराद के कद के छोटा रह जाना, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा जी फलां बंदा है वो बोना है, उसका कद छोटा है। क्या होता है कि ग्रोइंग एज में ये हार्मोन प्रॉपरली अपनी वर्किंग नहीं करता, इसकी किसी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम क्या नाम देते हैं जी, एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है, और इसको हमने क्या नाम दिया, ड्वार्फिज्म। तो ये एक डिजीज कंसीडर होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको रीड करेंगे साथ साथ, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है आपके लिए। एंटीरियर लॉब, इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स, बहुत से हैं, लेकिन हमने जो है वो बात करनी है 2 की, जिसमें से है वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कॉल्ड सोमैटोट्रोफिन, यानी ग्रोथ हार्मोन। अब ये कंडीशंस यहां से स्टार्ट हो जाएंगी। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बेसिकली काम क्या है, ग्रोथ करवानी। सॉरी, कंडीशंस यहां से स्टार्ट होंगी जो कि डिजीजेस हैं। पहला, इफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश्ड, मतलब खत्म हो जाए ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, ग्रोथ होते वक्त, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो डिक्रीजेस हो जाती है, कम हो जाती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ड्वार्फिज्म का। नेक्स्ट है जी, इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, मतलब अगर आपकी ग्रोथ की एज थी और ये बहुत ज्यादा रिलीज हो गया है, तब भी एक डिजीज है, तो ये डिजीज कहलाएगा जायगेंटिज्म। क्या कहलाएगा, जायगेंटिज्म। अगर ग्रोइंग एज में ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, इसको क्या नाम देंगे, जायगेंटिज्म। इसमें क्या होता है कि कद बहुत ऊंचा हो जाता है, टॉल एंड ओवरवेट, वजन बहुत बढ़ जाता है। आजकल हम अक्सर देखते हैं, बल्कि मैं खुद आपको ये बताऊं तो 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज हैवी वेट होते हैं, ऊंचा कद होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक डिजीज है। इफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, देखिए ग्रोइंग एज स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एज होती है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। इस एज तक तो ये 2 डिजीज की बात हो गई, लेकिन अगर ग्रोइंग एज गुजर चुकी है, अगर आपकी एज 25-27 है, तो ये आफ्टर ग्रोइंग एज कंसीडर होती है। इसमें अगर ये हार्मोन किसी वजह से रिलीज होना शुरू हो गया, तब भी ये एक डिजीज कंसीडर होगा, विच इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। क्या पढ़ेंगे, एक्रोमेगाली। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स के आपके लॉन्ग फीट्स होंगे, पाँव, लॉन्ग हैंड्स होंगे, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाँव, और बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, बाकी ऑर्गन्स भी लंबे हो जाएंगे, मतलब वो लार्ज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज along grow large. This condition is known as acromegaly. Such persons will have large hands. बड़े हाथ होंगे, फीट, बड़े पाँव होंगे, एंड जॉ बोन्स, जबड़ा, जॉ बोन्स यानी जो जबड़े की बोन्स होती हैं, ये बोन्स जो हैं ये लंबी हो जाएंगी। ये था स्टूडेंट्स एंटीरियर लॉब में मौजूद सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। बहुत इजी है, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों डिजीजेस हैं, ड्वार्फिज्म, ठीक है, सेकंड इज एक्रोमेगाली, एंड द थर्ड वन इज जायगेंटिज्म, ठीक है जी। इनको आपने याद करना है।
अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज कॉल्ड TSH। TSH क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। यानी एक्चुअल में होगा ये, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम में से पिट्यूटरी ग्लैंड के कामों में से एक काम है। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं और भी बहुत से फंक्शन हैं जो ये परफॉर्म करेगा। Another important hormone secreted by the anterior lobe of pituitary gland is TSH. It stimulates the thyroid gland to secrete its hormone. ये इसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे। अब जब हम थायराइड ग्लैंड का पढ़ेंगे तो थायराइड ग्लैंड के अपने हार्मोन हैं, लाइक थायरॉक्सिन है, और उसमें फिर उसी तरह कंडीशंस आ जाएंगी और हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, द रिमेनिंग हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब, जो बच गए हैं, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए, इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनका रिजेंबलेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से है, एंड आल्सो कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड, और ये एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या हैं, आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, आप लिख लीजिए, वो हॉर्मोन्स जो किडनी के ऊपर पाए जाएंगे, जो किडनी के ऊपर पाए जाएंगे उन्हें हम एक्चुअल में एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। आइए मैं आपको एंटीरियर लॉब के साथ साथ जो एड्रीनल ग्लैंड है इसकी जो कह लीजिए पोजीशन है वो दिखाता हूँ। पेज नंबर 51, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डायग्राम आपको 51 पे मिलेगी। इस डायग्राम के लेफ्ट साइड पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बना हुआ नजर आएगा, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, बस एक एरो हेडेड करके ब्रेन के साथ उसको शो करवाया गया कि इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस द पार्ट ऑफ ब्रेन। इसी तरह राइट साइड पे सेकंड नंबर पे आप देखें तो आपको किडनीज बनी नजर आ रही हैं। किडनीज के ऊपर आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा होगा जिसको एक्चुअल में एड्रीनल ग्लैंड कहा गया है। इट मीन्स दैट कि था जो आपके पास मौजूद सेकंड पार्ट था इसका जिसकी हमने बात की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको स्टिमुलेट करने के अलावा भी आपका जो एंटीरियर लॉब है वो क्या करता है, वो एक्चुअल में बाकी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज एंटीरियर लॉब था। नो डाउट हमने बड़ी अच्छी तरह इसको समझा, आप इसको अच्छी तरह सुनिए, इसको अच्छी तरह याद करिए, ठीक है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए उनको अच्छी तरह याद करिए। इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 7 में आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टीरियर लॉब स्टार्ट करेंगे और फिर उसी तरह आगे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 6 यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।